नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों को directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 12 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत ही बेहतरीन 11 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आपसे बस इतना छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। 200 से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं और सारे प्रश्न जो है 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं इन चैप्टर से, विद्युत से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के सेशन का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करिए जरा। कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी का है एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी इसी में देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट भी जो भी हो विद्युत का, वो भी देख लेंगे क्वेश्चन। कह रहा है आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है। आवेश आवेश क्या होता है, इसको हम लोग कूलम में नापते हैं। जैसे धन आवेश आप जानते होंगे, ऋण आवेश जानते होंगे, समझे। चार्ज इसको बोलते हैं, इसको कूलम से नापते हैं। कूलम एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने इसके बारे में बताया, इसलिए कूलम से नापते हैं। क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है। विभव का विभव और विभवांतर दोनों का क्या चीज़ में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। विभव और विभवांतर दोनों को वोल्ट में नापते हैं। अब समझ लीजिए विभव क्या है, विभवांतर क्या है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये है पोटेंशियल, और एक होता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, एक अनंत बिंदु से एक नॉन बिंदु, मान के चलिए ये बिंदु ए है जिसको आप जान रहे हैं, कहाँ से आ रहा है आपको पता नहीं है। यहाँ ये अनंत बिंदु से यहाँ तक एक कूलम आवेश को लाने में जो मेहनत आप करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विभव। अनंत से आ रहा है और एक जानल पहचानल पॉइंट पे आप ला रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विभव। जैसे मान के चलिए आपके घर में जो मेन वायर आया है पोल पर से, पोल समझते हैं ना, वहाँ से जो वायर आया है, वो जो करेंट आपके घर पे आ रहा है, फर्स्ट वाली जो वायर आई है, उसको बोलेंगे विभव। लेकिन वही आपके घर से आपके घर में कहीं भी तार जा रही है, तो चूंकि एक पॉइंट तो आपके बाहर से आया आपके घर पर, और यहाँ से आप घर में अलग अलग दे रहे हैं वायर, तो इन इस पॉइंट और जहाँ का निकालना, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जब आप दोनों बिंदु को जानते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर वोल्ट हो जाएगा। विभव और विभवांतर दोनों का सही मात्रक वोल्ट ही है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से नापते हैं, और प्रतिरोध को हम लोग ओम से नापते हैं। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है, ओम। ध्यान रखना है इसको। विद्युत ऊर्जा का सही मात्रक क्या है, ऊर्जा को हम क्या चीज में नापते हैं, बताइए जरा। विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है, सोचिए। विद्युत ऊर्जा विद्युत की ही बात कर रहा है, तो इसको एम्पियर में नापते हैं। विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत ही होता है। ध्यान रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट है कंज्यूम्ड विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो इसको बोलते हैं किलोवाट आवर में नापते हैं। इसको यूनिट भी बोलते हैं, या इससे अच्छा और एग्जाम्पल होता है यूनिट। घर में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो यूनिट में करते हैं। 1 किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट कहते हैं। क्लियर हो रही है बातें। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में, यानी कि क्या बोलते हैं, पैरेलल क्रम में, सीरीज नहीं, पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर डैश बटा आर का क्या अनुपात होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, जरा समझिए। आपने वायर को काटा है, एक वायर था इतना बड़ा, आर मान चलिए प्रतिरोध था, आपने 5 टुकड़ा कर दिया, तो एक का प्रतिरोध आर बटा 5 हो जाएगा। एक का प्रतिरोध आर बटा 5 हो जाएगा। अब आप सारे को जोड़े हैं क्या चीज़ में, एक का है, अब 5 ऐसा होगा। श्रेणी क्रम में आप जोड़े हैं, सॉरी पार्श्व क्रम में, तो क्या करेंगे, 1 बटा आर पी, आर पैरेलल बराबर हो जाएगा 1 बटा आर बटा 5 प्लस 1 बटा आर बटा 5 प्लस 1 बटा आर बटा 5 प्लस 1 बटा आर बटा 5, प्लस एक बार और होगा। इधर मैं लिख रहा हूँ जैसे तैसे, आपको दिख नहीं रहा होगा। 1 2 3 4 5, 5 बार आपने लिख दिया। सभी 5 ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 25, और नीचे हो जाएगा आर। तो 1 बटा आर पी का मान हो जाएगा आपका 25 बटा आर। अब यहाँ आर पी निकालते समय क्या कहिएगा, 25 बटा आर। निकालना क्या है, ये निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। पहले आर डैश डालना है, समतुल्य प्रतिरोध ऊपर डालिए, यानी 25 बटा, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया मैंने, रुक जाइए।
या पलट जाता ना, पलट जाता है यहाँ पे, आर ऊपर जाएगा 25 नीचे आ जाएगा। अब निकालते हैं, तो ये निकालते समय ऊपर डालेंगे आर बटा 25 और बटा के नीचे आर, ये 25 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो यहाँ इसे कट करके नीचे लिख देते हैं गुना में 25, आर से आर कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बटा 25, यानी 1/25 आंसर आ गया। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, सॉरी 1/25 ऑप्शन नंबर ए। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति यानी पावर की बात कर रहा है, निरूपित सॉरी नहीं करता है। विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है। देखिए आपको कुछ समझना होगा, फार्मूला जो मैं लिख देता हूँ, आप उससे ऑप्शन आप पकड़ के आंसर दीजिएगा, मैं बीच में कर दे रहा हूँ इसको। हाँ, पहला है P बराबर W/T, बस वही पावर का फार्मूला है। एक और होता है P बराबर I² R। उसके बाद एक और फार्मूला है P बराबर V² बटा R। एक और है P बराबर VI। ये सभी पावर का ही फार्मूला है। वर्क बटा टाइम, यहाँ पे है करंट का स्क्वायर गुने रेसिस्टेंस, नीचे है वोल्ट का स्क्वायर बटा रेसिस्टेंस, इधर में है वोल्ट गुना करंट। ऑप्शन मैच कराइए। I² तो होगा, V²/R भी होगा, सॉरी बी नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, आंसर बी नंबर देंगे, क्योंकि IR² कुछ नहीं होता है। आप एक चीज़ देखिए, R² कहीं भी नहीं होता है, किसी भी फार्मूला में R² होता ही नहीं है। तो आज के बाद गलती आराम से पकड़ा जाएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सभी पावर का फार्मूला है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि R का स्क्वायर नहीं होता है कहीं भी। ये अच्छा है याद रखने का कि जिस ऑप्शन में R² दे वो ऑप्शन काट देना है। पावर का इतना फार्मूला है, क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना होता है क्या दिया है और कैसे आप निकालेंगे। क्लियर है मैं बढ़ूँगा, नोट कर लिया आपने ये चीज़, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए। P बराबर W/T, कितना काम कितना समय में आपने किया, निश्चित समय में किया गया कार्य को ही पावर बोलते हैं। करंट का स्क्वायर और आर का गुना करेंगे तो पावर बनता है, वोल्ट का स्क्वायर करेंगे और आर से भाग दे देंगे। इसको ना बेसिक चीज़ों से भी समझा जा सकता है। जैसे देखिए एक ए बिंदु है, एक ए बिंदु है, ठीक है, ये ए मान लेता हूँ, ये भी मान लेता हूँ। इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका स्क्वायर करिए और इसके बीच में जो रेसिस्टेंस है भाग दे दीजिए, तो इससे निकल के आ जाता है पावर, कितना पावर है इसके बीच। एक और हो सकता है जैसे कि इन दोनों के बीच करंट कितना है, आई है, तो इसका वर्ग करके इसके बीच रेसिस्टेंस है उससे भाग दे दीजिए। इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, भी, और इसके बीच करंट कितना है, आई, दोनों को गुना कर देंगे तो पावर पता चल जाएगा। याद रखने का थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। नीचे है क्वेश्चन कि किसी विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। यहाँ 220 कर दीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। 220 वोल्ट है, यहाँ पे मिस्टेक है, मिस प्रिंट है। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर कार्य करने दिया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। दिमाग लगाइए जरा, आसानी से निकालेंगे। P बराबर अभी मैंने एक फार्मूला बताया, V²/R, यही दिया है पोटेंशियल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 दिया हुआ है, 100 वाट लिखा हुआ था, पावर वाट लिखा था ना, 100 वाट ऐसे नहीं लिखा था, उधर वाला यही जो लिखा था 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था, तो कहीं यहाँ से लिखा हुआ था, लेकिन आपने उसको लगा दिया 110 वोल्ट पर, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस पता करेंगे। सबसे पहले इससे रेसिस्टेंस निकालेंगे, 220 का स्क्वायर बटा के नीचे आर, यहाँ से आर निकाला जा सकता है, तो ये आ जाएगा आर का मान जब निकालिएगा यहाँ से तो आपका आर निकल कर आ जाएगा 22 × 22,
बात समझे। 22 गुना 22 यहाँ से निकल के आ जाएगा। आर जब निकालिएगा तो इस इक्वेशन से, तो आर का मान 22 गुना 22 है। आ गया। फिर देखिए, फिर पर फार्मूला सेम लगाएंगे, P बराबर V² बाई आर। इस बार वोल्ट कितना देना है, 110, तो 110 गुना 110 बटा के नीचे आर कितना निकाले हैं, 22 गुने 22 आपने निकाला है, समझे। तो 5 बार में और 5 बार में तो 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वाट, 25 वाट। फार्मूला कितना महत्व डाल रहा है, देख रहे हैं। P बराबर V² बाई आर, P बराबर V² बाई आर। विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक। वोल्ट से नापते हैं विद्युत वाहक बल को हम लोग, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट है आपका जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होगा, ये होगा वोल्ट के बराबर। V बराबर जूल प्रति कूलम होता है, वोल्ट। V बराबर जूल प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। विद्युत धारा हम नापते हैं एमीटर से। विद्युत धारा नापना हो तो एमीटर से नापते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, समझे। 13 के लिए कुछ चीज जानिए जरा, देखिए। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, रेसिस्टेंट के डायरेक्ट समानुपाती होता है और टाइम के समानुपाती होता है। इन सभी को मिलाइएगा तो क्या फार्मूला निकल के आएगा, W बराबर हो जाएगा आपका I²RT। ये है ऊष्मा का फार्मूला। ऊष्मा का फार्मूला क्या निकलता है, W बराबर I²RT होता है। W I² के प्रोपोर्शनल होता है, W R के प्रोपोर्शनल, W T के प्रोपोर्शनल, तो निकल के आएगा W बराबर I²RT। क्वेश्चन है कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो और उसमें धारा I T समय तक प्रवाहित होती है तो कार्य बराबर क्या फार्मूला है। W बराबर आपसे पूछ रहा है, 14 का आप जवाब देंगे। देखिएगा जरा, सबसे पहले W बराबर होता है VIT, पहला फार्मूला। नेक्स्ट होता है W बराबर V²T। W बराबर होता है I²RT। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा, VIT। कार्य का फार्मूला है 3 तरह का, W बराबर VIT। आप एक चीज देख रहे होंगे, VI फार्मूला हम पावर का बताए थे, याद कीजिएगा जरा। उसमें टाइम लगा दिया गया तो क्या चीज का बन गया, ये कार्य का बन गया। नेक्स्ट है उसी तरह W बराबर V²T। नेक्स्ट है I²RT। ये भी आपको हम बताए थे, I²R जो होता है पावर का होता है, उसके साथ टाइम लगा दिए हैं तो क्या बन गया है, ये भी बन गया कार्य का। और एक है V²T। ये तीनों आपको याद रखना है, कोई भी कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। प्रतिरोध को मापने वाला कौन सा है, बताइए। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध मापने की बात हो रही है, ओम मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब वो फैलेगा, आवेश जितना जाएगा उसका फैलाव बढ़ता जाएगा। आवेश से ही तो कोई चीज़ फैलता है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, V बराबर होता है जूल प्रति कूलम। क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम होता है वोल्ट का। ये क्वेश्चन कर रहा है
कि बीएमसी जो लघु पतन शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देता है, काम करता है। किस आधार पे ये काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव नहीं, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर मोटर काम करता है। बात समझे? इसका आंसर मोटर होगा पहला का। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। विद्युत लेपन प्रभाव, तो इसमें किसी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। किसी के ऊपर अगर पानी चढ़ाना हो, जैसे सोना का पानी चढ़ाते हुए सुने होंगे, तो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। रासायनिक प्रभाव है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तोड़ना, पानी से तोड़ के हाइड्रोजन पर बनाने की प्रक्रिया रासायनिक विधि कहलाता है। ठीक है, यहाँ होगा धारा के धारा प्रभाव नहीं, उष्मीय, यहाँ लिखिए उष्मीय प्रभाव। उष्मीय, तापीय प्रभाव या उष्मीय प्रभाव, डी आंसर हो जाएगा। उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव पे काम करता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। स्विच से तो कट जाएगा लाइन। क्या लगा रहता है जिससे बिजली का वो होता है? इसको रेगुलेटर बोलते हैं। रेगुलेटर हम लोग देखते हैं कम बेसी उससे किया जाता है। विद्युत मरकरी लैंप में अधिक दाब पे पारा भरा हुआ रहता है। एक मिनट रुक जाइएगा, अधिक नहीं, कम दाब पे पारा भरा रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा भरा हुआ रहता है। इसका थोड़ा सा सही करिएगा, अधिक दाब पर ही होगा। विद्युत मरकरी लैंप में अधिक दाब पे पारा भरा रहता है, ठीक है, कम दाब पे नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, गौर से सुनिए, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन खींच कर लंबा करिएगा ना तो अलग प्रक्रिया हो जाएगा। जैसे प्रतिरोध तार को दुगना लंबा कर दीजिएगा तो 2 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। मतलब तार को अगर दुगना कीजिएगा ना तो 2 गुना प्रतिरोध हो जाएगा, लेकिन खींच कर लंबा करिएगा तो 4 गुना हो जाता है। तार इतना बड़ा है, आपने इसी तार को खींच के इतना बड़ा कर दिया, दुगना कर दिया, तो 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। लेकिन अगर आप इस तार को खींच कर नहीं, दूसरा एगो तार इतना ही बड़ा ला के डबल किए हैं, तब प्रतिरोध दुगना होता है। ये चीज़ रट लेना है, बहुत काम का है। और प्रतिरोध लंबा करने पर तार भी, मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है तार लंबा करने पर। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको अति चालक बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। ऐसे सुपर कंडक्टर जैसा कुछ होता नहीं है, बनाना मुश्किल है, लेकिन जब प्रतिरोध 0 हो जाए तब तो सुपर कंडक्टर हो गया। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे? दाब से। देखिए, तापमान से भी प्रतिरोध में ऊपर नीचे बदलाव आता है। तापमान बढ़ाएंगे, प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और अर्धचालक है तो गर्म करने पर उसका प्रतिरोधकता घट जाता है, चालकता बढ़ जाती है। धैर्य का मतलब यहाँ लंबाई से है, लंबाई पर भी फर्क पड़ता है प्रतिरोध का। और अनुप्रस्थ या परिच्छेदी क्षेत्र, यानी कि जितना मोटाई है, इसका मोटाई पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन दाब से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है। फ्लूसेंट लैम्प, जिसको ट्यूबलाइट बोलते हैं, फ्लूसेंट लैम्प में चौक का प्रयोजन होता है। चौक जो लगा रहता था इतना बड़ा, ये किस काम के लिए रहता था? करंट के प्रभाव को कम करना, करंट के प्रभाव को बढ़ाना, प्रतिरोधकता, यही होगा, प्रतिरोधकता कम करना। प्रतिरोधकता कम होने के साथ ही बहुत हाई उच्च वोल्ट का करंट पैदा होगा, तो फ्लूसेंट लैम्प अच्छा लाइट करेगा, ग्लो करेगा। क्लियर हो रही है बातें? आगे है आपके सामने कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, तो इसका आंसर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? वही ट्यूबलाइट की बात कर रहा है, तो उसमें भरा रहता है पारावाष्प और आर्गन भरा रहता है, पारावाष्प और आर्गन भरा रहता है। याद रहेगा ये बातें। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा के परिवर्तित करने वाला युक्ति है। देखिए, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट को आप डीसी बदल रहे हैं तो इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। और डायरेक्ट करंट को, डीसी करंट को एसी में बदलने वाला कौन है? ये है आपका इन्वर्टर, जो घर में लगा रहता है। इसी से याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। घर में जो होता है वो क्या करता है? बैटरी डायरेक्ट करंट होता है, लेकिन बल्ब को जला रहा होता है अल्टरनेट करंट द्वारा। तो इन्वर्टर क्या करता है? डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट बदलता है। तो इसका उल्टा याद रखिएगा कि अगर कहे कि एसी से डीसी बदलने वाला कौन है, तो फिर याद रखिए रेक्टिफायर। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक किस चिप की बनी होती है? तो ये अर्धचालक का बना होता है। अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन। 28 का जवाब क्या दीजिएगा?
सिलिकॉन का बना रहता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर पैनल। कृत्रिम जो उपग्रह होता है उसमें क्या सौर पैनल ही तो लगा रहता है ऊर्जा देने के लिए, सौर सौर सेल से होता है। नेक्स्ट है एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? ये आपसे पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर ताप होता है इसका बल्ब का। तो ये होता है कितना होता है? 3000 से 3500 होता है क्या? हाँ, 3000 से 3500 होता है उसका टेम्परेचर। माइका, माइका बालू है, अभ्रक जिसको बोलते हैं, अभ्रक की बात कर रहा था। उष्मा का कुचालक और विद्युत का उष्मा 1 मिनट रुकिए। उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है ये। माइका जो है उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। सॉरी, चालक में टिक लगा दिया गलती से, बोलकर कुचालक पहला हो जाएगा, कुचालक होगा, दोनों का कुचालक है ये। आगे कहता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का उत्पन्न होता है। विद्युत संयंत्र में यूरेनियम का ही प्रयोग होता है। मानव शरीर या शुष्क के विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10 के पावर 6 होता है। सूखा हुआ शरीर का जो प्रतिरोध है 10 के पावर 6 ओम के बराबर होता है। सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट कितना अंकित होता है? तो ये होता है आपका 6500। बात समझ में आया? 6500 केल्विन होता है ट्यूबलाइट का टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट का व्यय ऊर्जा कितना होता है? तो 60 से 70% होना चाहिए आई थिंक। हाँ, 60 से 70% क्या है? ऊर्जा व्यय करता है, मतलब प्रकाश में बदलता है। जो ऊर्जा उसको देते हैं ना हम लोग, वो 60 से 70% को प्रकाश में बदल देता है, ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है? तो जो चीज़ गर्म होता है वो सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी दे दीजिए। बल्ब भी गर्म होता है, हीटर भी और ट्यूबलाइट भी, सभी गर्म होता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा मिलेगी? तो हमको निकालना है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो 100 वाट है, इसको 10 से गुना कर दिया 1000, यानी कि 1000 किलोवाट आवर आ गया। 1 किलोवाट को बोलते हैं, मतलब 1000, 1 मिनट, यहाँ 1000 वाट आ गया है, वाट आवर, 1000 वाट आवर आ गया। इसको 1000 से भाग दे दीजिए तो ये निकल जाएगा 1 किलो वाट आवर। बात समझे? 1000 से भाग क्यों दिए? तो 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं हम लोग, 1 यूनिट। यहाँ कह रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटे चलता है और 5 रुपया 1 यूनिट का खर्च है। तो टोटल कितना खर्च आएगा? तो अभी हमने निकाला है ना, 100 गुना करेंगे 5, सॉरी 100 गुना करेंगे 10, तो यहाँ 1000 से इसको भाग दे देंगे। ये 1000 अपना मन से हम देते हैं ताकि 1 यूनिट आ जाए, 1 किलो वाट आ जाए, यानी 1 यूनिट आ जाए। 1 यूनिट का 5 रुपया, 5 रुपया खर्च आएगा। ये नंबर आंसर हो जाएगा, 5 रुपया खर्च आएगा आपको। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा अभी हमने बताया विद्युत ऊर्जा का है। बिजली के खपत का बिल किसमें मापना आधारित होता है? वोल्टेज, ओम, एम्पियर, वाटेज। बिजली खपत का बिल किस में आता है? वाटेज बोलते हैं इसको, वाट आवर को ना, वाट आवर को वाटेज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ हो जाएगा। सौ वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलता है तो एक इकाई, 1 यूनिट खर्चा होता है ना। 1000 आ जाएगा, 1000 को 1000 से भाग दे देंगे तो यूनिट में आ जाएगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर में लगा रहता है ऐसे त्रिशूल जैसा, कि बिजली गिरेगा इस त्रिशूल के मदद से, इसको तंबा के तार से जमीन में अर्थिंग किया हुआ रहता है। इसके मदद से बिजली कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है, और जो बिल्डिंग है वो सुरक्षित रह जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था पतंग उड़ाकर। त्वरित चालक बनाए जाते हैं, तो अभी मैंने जैसा कि बताया तांबा के बनाए जाते हैं, तो तांबा में टिक कर सकते हैं, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। कह रहा है कि त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, तो पहला सही, या आवेश को पृथ्वी तक भेज देते, दोनों सही। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु
तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा होती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होती है। धारा प्रवाहित करने के लिए केवल टंगस्टन धातु ही चमकती नहीं। इसका आंसर सी देना सही रहेगा। तंतु का प्रतिरोध तार के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो चमकने लग जाता है। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? निम्नलिखित अधातु में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सिलीनियम हो जाएगा। सिलीनियम क्या विद्युत का चालक है, ठीक है, मंद चालक है नहीं है। ये सारी चीज़ अधातु है, ये सब कम चालक है, लेकिन सिलीनियम बहुत अच्छा चालक है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, लाल तत्व होने पर इसे ऑक्साइड नहीं होता। इसका आंसर बी और सी होगा, यानी कि डी आंसर देना परफेक्ट रहेगा। इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और यह ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है और जलता नहीं है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका जान लीजिएगा, इसका गलनांक बहुत ऊंच होता है। गलनांक ऊंच होने की वजह से क्या है, इसका टंगस्टन में प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रतिरोधकता भी बहुत उच्च होता है, प्रतिरोधकता भी बहुत उच्च होता है, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ कह रहा है कि बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरेसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है, वोल्टता की घट बढ़ उस पर असर नहीं होता। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह प्रकाश ऊर्जा, यही होगा। अभी हमने बताया था 60 से 70% तकरीबन जो बिजली उसको देते हैं वो प्रकाश में बदल देता है, इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादा लोग करता है, सस्ता पड़ता है। बिजली के बल्ब को हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए, यही आंसर हो जाएगा। उसका उपचयन को रोकने, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ऐसा करते हैं कि उसमें से सारा निकाल देते हैं हवा को और उसमें निष्क्रिय गैस भर देते हैं। बल्ब को तोड़ने पर तेजी से आवाज़ आती है क्योंकि इसके अंदर निर्वात होता है, वायु तेजी से प्रवेश करता है, इसीलिए बहुत तेज आवाज़ आता है। इस प्रश्न में कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है कि एक बिजली के फ्यूज तार है में प्रयुक्त अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण का समूह होना जरूरी है? तो फ्यूज तार में क्या गुण होना चाहिए? कम लंबाई का होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए और पतला होना चाहिए और मिश्र धातुओं का बना होना चाहिए। यही है, कम लंबाई का होना चाहिए, निम्न गलनांक का होना चाहिए और यह पतला तार होना चाहिए, मिश्र धातु का होना चाहिए। सी ही बेस्ट आंसर है इसका। सामान्य प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनी होती है तो टीन और लेड का बना होता है। एसएन से टीन लिखा जाता है और लेड को पीवी लिखते हैं, पीवी इन दोनों से बना होता है, मिश्र धातु का। फ्यूज का सिद्धांत है तो गर्मी पर है, यह विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। फ्यूज गर्म हुआ और जल जाता है, फ्यूज गल जाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है संचार में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए। फिर से सुनिए, फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है? वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, संचार में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए। तो आंसर सोचिए, बेस्ट ऑप्शन क्या दीजिएगा? यही ना होगा कि सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। जैसी अधिक विद्युत धारा जाएगा तो गल जाता है, अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए ही वो लगाया जाता है। बिजली सप्लाई के मेंस मतलब रेड वायर, बिजली सप्लाई के मेंस मतलब धनायन में फ्यूज का सुरक्षा उपकरण के रूप में लगाया जाता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? मेन स्विच के साथ समांतर में संयोजन होता है, समांतर में नहीं लगता है, यह श्रेणी में लगता है। यह मुख्य सिल्वर मिश्र धातु होता है, यह भी गलत है। इसका गलनांक निम्न होता है, यही होगा, इसका गलनांक बहुत निम्न होता है। जैसे बिजली थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध उच्च नहीं, प्रतिरोधकता उच्च होती है। नेक्स्ट है कि फ्यूज तार की एक फ्यूज तार को इस लक्षण का कारण पहचाना जाता है, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। सी आंसर हो जाएगा, प्रतिरोधकता उच्च लेकिन गलनांक निम्न होती है। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। गलनांक क्या होता है?
गलनांक कम हो उसी का बना रहता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करने में नहीं, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, यही होगा। नेक्स्ट है कि एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर 2 मीटर कर दिया गया है। अब तार का प्रतिरोध पहले का 4 गुना हो जाएगा। खींचकर आपने लंबा किया है, ध्यान रखिएगा, खींचकर लंबा करिएगा तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। और डबल करते सिंपली बिना खींचे हुए अलग से तार लाकर डबल करते तब वो क्या होता है, डबल हो जाता है उसका प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ओम का नियम कहता है वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। धारा और वोल्टता, डी आंसर दीजिए, धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। आपने त्रिज्या को आधा कर दिया है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे, हम जानते हैं R बराबर रो L/A होता है। आपने क्या किया है, गौर से सुनिए, त्रिज्या आपने क्या किया, आधी किया है, और नीचे A है ना, उस A को हम लिख सकते जानते हैं क्या, πr²। अब आपने त्रिज्या को आधा किया है तो जैसे ही त्रिज्या को आधा करिएगा तो आप देख सकते हैं इसका क्या है, यहाँ अपोजिट चल रहा है, बटा के नीचे है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, देख लेते हैं ना, तो इसका प्रतिरोध होगा। अब यहाँ पे आर के जगह पर जैसे ही पुट करिएगा आधा, पहले आर था, अब त्रिज्या को आधा कर दिया, मतलब 2/, मतलब R/2 कर दिया आपने, समझे, R/2 कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करिएगा तो R बराबर हो जाएगा आपका रो L/, अच्छा माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे ये नहीं लगेगा फार्मूला। क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध पूछ रहा है। प्रतिरोध V बराबर IR होता है। एक चीज़ समझिएगा, इसका आंसर जानते क्या देना अच्छा रहेगा, 1/4 रह जाएगा। ये डायरेक्ट फिलहाल याद रखिए आप, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर देंगे तो उसका 1/4 रह जाएगा। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है। 4 गुना आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/4 नहीं होगा, इसका 4 गुना हो जाएगा। कुछ मैं यहाँ बात बोल रहा हूँ, आप गौर से मेरी बात सुनेंगे, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो 4 गुना आंसर डालिएगा। अगर कहे गौर से सुनिए, अगर कहे कि खींच कर क्या किया है आपने, आधी कर दिया है त्रिज्या खींच कर, तब 16 गुना आंसर दीजिएगा, दोनों कंडीशन बदलेगा। यहाँ पे लंबाई के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। यदि खींच कर लंबा करिएगा तो 16 गुना हो जाएगा। ये दोनों तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब यहाँ पे आंसर क्या देना सही रहेगा, क्वेश्चन यहाँ समझिएगा। कह रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध रह जाएगा। अब सबसे बड़ा यहाँ सवाल है कि लंबाई पर चर्चा कहीं नहीं है और ऑप्शन में 4 गुना भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अंडरस्टूड करना होगा आपको कि खींच कर आपने इसको आधा किया है, लंबा ज़्यादा किया है तो त्रिज्या कम गया है, तो इसका 16 गुना आंसर देना सही रहेगा। वैसे बहुत सारे टीचर जो है यही क्वेश्चन रहता है, उसमें वो कहते हैं कि 16 गुना मारो, कुछ लोग कहते हैं 1/4 मारो, कुछ लोग कहते हैं 4 गुना मारो। लेकिन मैं सारी बात समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको कि तार को खींच कर यदि त्रिज्या को कम कर रहे हैं तो 16 गुना आंसर होगा। लेकिन यहाँ कहीं भी लंबाई की बात नहीं है, खींचने की बात नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4 गुना परफेक्टली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 16 गुना मारिए, क्योंकि 4 गुना तो ऑप्शन में है नहीं और चौथाई तो होता नहीं है। आंसर क्या दे दीजिए, 16 गुना, लेकिन आंसर इसका रियल में क्या है, 4 गुना, माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 करा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम धारा के समानुपाती है, विभवांतर के बारे में कौन बताया होगा। आसान क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। ओम का नियम है ये, V बराबर IR। क्या है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने,
ठीक तो है, V समानुपाती I और V बराबर IR। नेक्स्ट है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस तरह समांतर श्रेणी में सब रहते हैं, क्योंकि एक ही जगह से जब तार ज़्यादा कर कनेक्ट हो ना तो उसको समांतर क्रम बोलते हैं। और श्रेणी क्रम होते हैं जब एक तार ऐसे निकला और यहाँ पे कोई सामान लग गया, फिर यहाँ पे कोई चीज़ लग गया, यहाँ लग गया और फिर ये बोर्ड में चला गया, तो इससे क्या होगा कि एक बार कोई खराब होगा तो सारे में लाइन कट हो जाएगा, तो इसीलिए समांतर क्रम घर में लगता है। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस का मात्रा क्या है, तो ओम से नापते हैं हम लोग रेसिस्टेंस को। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, आर का मान आपको दे दिया। काय कर रहा है यदि इसमें 110 वोल्ट भी का मान दे दिया, 100 से जोड़ दिया जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होता है, भी बराबर IR होता है। भी के जगह पर डाल दीजिए 110 और बटा के नीचे आ जाएगा आपका आर का मान है 440, तो यहाँ से आई निकल जाएगा, 0 से 0 गया, 11 चौक 44, तो 1/4, 1/4 को भाग दिया तो 0.25 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीजीय योग होता है, शून्य होता है। जब किसी परिपथ में एक जगह मिला है तो शून्य हो जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, वोल्ट मीटर है तो इसका होना चाहिए उच्च होना चाहिए, लेकिन इसको कहिए असीमित, अनंत कहिए, इसका प्रतिरोध अनंत देना सबसे अच्छा रहेगा, अनंत। आप आपस में जुड़ी दो आवेशित धातुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि भी हो समान धारिता पर, दोनों का धारिता यदि समान है, एक मिनट, समान विभव कहना अच्छा है, समान विभव पर हो ना, दोनों का वोल्ट समान है, आपने दो चीज को कनेक्ट किया, इसका वोल्ट समान है, तार से कनेक्ट किया, तो क्या होने वाला है, समान विभव रहेगा उसका, तब उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, वोल्ट चेंज होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या चीज से नापते हैं, एम्पियर से। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, आवेश को तो कूलम साहब ने बताया था, क्या बताया था, एक आवेश ये है, इसका मान लेते Q1 है, इसका Q2 आवेश है और इसके बीच का दूरी R है, तो उन्होंने बताया था कि इसके बीच लगने वाला जो फोर्स है F बराबर होता है Q1 Q2 बटा में R² के बराबर होता है। तो ये बताने वाले कौन थे, कूलम साहब थे, भाग कह रहे हैं कूलम साहब। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा, तो हम अभी देखे हैं F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बाई R²। आप क्या कर रहे हैं, मध्य दूरी आधा कर दिया जाए, दूरी आधा कर देंगे तो R के जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ R बाई आधा कर दिया, आप तो स्क्वायर लगाइएगा, तो हो जाएगा R² बटा 4, 4 ऊपर चला जाएगा, R² आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, सी दीजिएगा, 75 का आंसर सी। नेक्स्ट है कि समान आवेशों में होता है विकर्षण, समान आवेश है पॉजिटिव पॉजिटिव दूर हटाता है एक दूसरे को, निगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर हटाता है, आपस में खींचता है प्लस माइनस, ध्यान रखना है। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर क्या होगा, देखिए इसका एक बड़ा अच्छा ट्रिक बताते हैं। दो चीज है, एक है आपका एवोनाइट की छड़ पर बिल्ली की खाल से रगड़ना, एक है आपका कांच और सिल्क। कांच की छड़ को जब सिल्क से, क्या चीज से, सिल्क कपड़ा से रगड़ते हैं तो कांच पर क्या आवेश आएगा, तो बड़ा अच्छा ट्रिक है इसका। सिल्क कैसे याद रखिए, सिल्क वर्म कीड़ा, क्या याद रखिए, सिल्क वर्म में कीड़ा, तो ऐसे माइंड में रखिए कि जब कांच लेकर जाते हैं ना सिल्क वर्म के बीच में, तो कांच के छड़ को ले जाते हैं तो सिल्क वर्म उसको खाने लग जाता है, खाने लगता है मतलब लेने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है धन आवेश, तो कांच के छड़ पर क्या आ जाता है, धन आवेश, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन वो खा गया, बात समझे, तो कांच पर धन आवेश, तो एवोनाइट छड़ जब भी बात करें तो एवोनाइट पे ऋणात्मक याद रहिएगा, एवोनाइट छड़ पे क्या रहेगा, ऋण आवेशित, क्योंकि कांच जो है धन आवेशित हो रहा है, कांच वाला धन आवेशित है, एवोनाइट वाला ऋण आवेशित। बेस्ट तरीका याद रखना, ऐसे कंफ्यूज हो जाइएगा कहाँ क्या हमारे। वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है तभी तो कोई धन आवेश या ऋण आवेश होता है।
नेक्स्ट है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो आप कार की खिड़की को बंद कर लीजिए, क्योंकि आपके कार पर आएगा बिजली, कार के ऊपर रहेगा और फिर ज़मीन में चला जाएगा। बिजली अंदर आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच के दूरी को व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलम का नियम कहता है। अभी हम बताएं ना, जैसे ये कि Q1 आवेश है, वो Q2 आवेश है, इसके बीच में R दूरी है, तो फार्मूला बनता है Q1 बटा Q2 बटा R स्क्वायर। यही है फोर्स के बराबर फार्मूला, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को हम लोग विभवांतर बोलते हैं। बात समझ में आया? आप एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, मतलब दोनों बिंदु आप जान रहे हैं, तब उसको विभवांतर बोलेंगे। अगर कह देता अनंत से एक बिंदु पर लाना है, अनंत से एक बिंदु पर लाना है, तब क्या हो जाता? विभव हो जाता। नेक्स्ट है कि धातु या विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन के कैसे सुचालक हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में अर्धचालक नहीं है, तो सिलेनियम अर्धचालक नहीं है, ये चालक है। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, सभी अर्धचालक है, लेकिन सिलेनियम क्या है? चालक है। ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे उच्च ताप का अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा सकता है, कहलाते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाइएगा ना, तो ये क्या बन जाता है? ये चालक जैसा बिहेव करेगा। इसका एगो एन टाइप का होता है, एगो पी टाइप का होता है। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, दोनों के बारे में जानिए जरा। इसमें 5 तरह का अशुद्धि मिलाने से एन टाइप बनता है अर्धचालक में, और इसमें 3 तरह का अशुद्धि मिलाने से पी टाइप बनता है। ठीक है, एक और चीज़ जानिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा बिजली मूवमेंट होता है करंट का, और इसमें होल द्वारा। इसका आंसर क्या है? होल द्वारा। पी टाइप में होल द्वारा। इसका ट्रिक दे देता हूँ, कभी नहीं भूलिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि एन टाइप या पी टाइप में किसमें होल द्वारा विद्युत का संचालन होता है। तो देखिए, इस पी लिखते समय यहाँ होल बनता है। पी आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे बना के एक होल बनाते हैं ना, यहाँ पे ये छिद्र बनाते हैं, तो पी टाइप में होल के द्वारा होता है। ध्यान रखने का ये तरीका बहुत अच्छा है। और एन टाइप में कोई होल तो है नहीं एन में, तो इसीलिए एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है बिजली का स्थानांतरण। तो अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। आगे है कि ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझिएगा, विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है चालक पदार्थ का, विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि विद्युत चालकता घट जाती है। यही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ अर्धचालक होता ना, तो उल्टा हो जाता, उसका चालकता बढ़ जाता है और प्रतिरोध घट जाता है अर्धचालक में। उल्टा नियम है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, देखिए कांच का छड़ आ गया, रेशम कीड़ा के पास ले जाता है, कीड़ा क्या करेगा? खाने लगेगा। रेशम कीड़ा खाने लगेगा तो क्या खाएगा? इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खा गया तो कांच के छड़ पर क्या बच जाएगा? धन आयन। तो धन आवेशित हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर। मान के चलिए पानी का बुलबुला है, तो इस पर कहाँ आवेश है? तो इसके पृष्ठ पर आवेश है। कोई इलेक्ट्रॉन है, मतलब तो उसका आवेश कभी भी किसी चीज के ऊपर होता है, बस इतना याद रखिए। विद्युत मोटर से रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तभी तो पानी फेंकता है वो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये मोटर हो गया। और डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है, ध्यान रखिएगा। चुंबक क्षेत्र तीव्रता मात्रा है न्यूटन मीटर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। और इसको टेस्ला से भी हम लोग जानते हैं, इसलिए टी लिखा गया है। क्या चीज़ है? चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स को नापते हैं हम लोग, वेबर में नापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में नापते हैं। डायनमो या जनित रूपांतरण करता है। डायनमो या जनरेटर दोनों एक ही चीज़ है। यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना देता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब मोटर उल्टा करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनरेटर कहते हैं या डायनमो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो याद रखिएगा, किसी चुंबक और कुंडली के परस्पर अपेक्षित गति के द्वारा।
सोलिनॉइड आपको बताते हैं क्या होता है। ऐसे ऐसे आप तार को मोड़ दिए, और ये जो तार आप मोड़ रहे हैं इसमें क्या है, इधर से धन आवेश मतलब कि बिजली दीजिए, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब क्या हुआ कि इसके अंदर बिजली गया, और ये इस पे ऊपर कवर लगा हुआ था, ये तार जो था इस पे कवर था लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर ना आगे पीछे यदि आप करते हैं मैग्नेट को इसके अंदर आगे पीछे, तो याद रखिएगा इस तार में बिजली आ जाता है। समझे, यही है कि चुंबक और कुंडली के अपेक्षित गति के द्वारा किसी एक को गति कराइएगा, बिजली आ जाएगा। घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरण को जोड़ा जाता है हमेशा समांतर करण में। नेक्स्ट है किसी बात जनित मतलब डायनमो द्वारा, अच्छा एसी डायनमो यहाँ लिखना है, एसी डायनमो द्वारा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है। तो देखिए एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है और डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। अब इसका देखिए याद रखने का एक तरीका है, अल्टरनेट करेंट। अल्टरनेट करेंट का मतलब है कि करेंट हाफ टाइम में अपना अथी बदल लेता है, एक पूरा चक्कर में क्या करता है, आधा दूरी में अपना करंट अपना दिशा बदलता है। तो ये अल्टरनेट करंट अल्टर के तरह। तो सांप कैसे चलता है, ऐसे चलता है। सांप कैसे चलता है, अल्टर की तरह चलता है। सांप कभी सीधा ऐसे जाएगा नहीं, ना जाएगा, वो अल्टर होकर चलेगा। बहुत अच्छा ट्रिक देने जा रहे हैं, याद रहेगा, ऐसे अल्टर होकर चलता है। तो सर्पी वलय कहाँ रहता है, तो अल्टरनेट करंट में अल्टर होकर सांप चलता है, सर्प अल्टर होकर चलता है। तो अल्टरनेट करंट कहाँ पे रहता है, एसी जनित्र में। और डीसी जनित्र में होता है दिक् परिवर्तक, रेक्टिफायर बोलते हैं इसको। देखिए दोनों का नाम जाने, इसको स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग बोलते हैं सर्पी वलय को, इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। क्लियर है बात, दिक् परिवर्तक। तो एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही प्लस और माइनस तार कभी सट गया आपस में तो प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाता है, निम्न हो जाता है। इसीलिए प्रतिरोध बहुत शून्य होते ही विद्युत धारा बहुत तेज हो जाता है, इसलिए स्पार्क करता है या आग लग जाता है या गल जाता है तार। निम्नलिखित में कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के लंबवत होती है, नहीं, ये होगा चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। जैसे मान के चलिए ऐसे तार है, विद्युत इधर जा रहा है तो इसका बिजली ऐसे विद्युत धारा, ओहो मैं फिर गलती बोल रहा हूँ, एक सेकेंड। तार ऐसे है, आगे की तरफ बिजली जा रही है, विद्युत धारा, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो ऐसे गोल गोल इसके बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल बनता है, वही यहाँ लिखा गया है। ठीक है, सकेंद्रीय क्षेत्र बनाता है गोल गोल वाला। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हर जगह समान रहता है, सभी बिंदु पर समान रहता है, जो मैं अभी बताया था परिनालिका ऐसे बनाकर, अगर इधर बिजली देते हैं आप, इधर करंट देते हैं, तो इसके अंदर हर क्षेत्र पर चुंबकीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा का मान बराबर होता है। ये कह रहा है कि आकृति में कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो ये पिक्चर दिया गया, इस पर बल कैसे लगेगा सो आपसे पूछ रहा है। तो बल लगेगा ऐसे, देखिए आप राइट हैंड रूल लगाइए, राइट हैंड आप ऐसे राइट से पकड़िए, आपका अंगूठा नीचे की तरफ करिए और ऐसे 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 उंगली आपका जाएगा ना इस डायरेक्शन में, नहीं तो फ्लेमिंग के बाएं रूल से भी हो जाएगा। जब अंगूठा नीचे की तरफ करेगा तो आपका जो मिडिल फिंगर है वो अंदर की तरफ इंडिकेट करेगा। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पर आते हैं कि आकृति में इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था तो लंबवत दिशा रहती है, तो मतलब लंबवत गिर रही है, तो आपको क्या करना होगा, जो विद्युत धारा आपका उंगली है, जो बीच वाली उंगली है उसको नीचे की तरफ करना होगा, उसके बगल वाला तर्जनी और क्या बोला जाता है उसको, मतलब तर्जनी को सॉरी नीचे की तरफ करना होगा, तो जो आपका मिडिल फिंगर है वो अंदर की तरफ नोटेशन देगा। थोड़ा सा करके देखिएगा ये प्रैक्टिकल, तो इसका आंसर क्या देना रहेगा, अंदर की तरफ, ठीक है, कागज के भीतर की तरफ आपको बल की दिशा होगी। नेक्स्ट है किसी फोटोन का क्या है, प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करे समय परिवर्तित हो जाता है। तो सवेग और वेग दोनों बदल जाता है, सवेग और वेग दोनों बदल जाता है।
102 का आंसर सी और डी दोनों देना होगा। ये प्रश्न कर रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसका दिशा हो जाएगा आपका ऊपरी मुखी। ठीक है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण पर बदल जाती है? तो आधा आधा समय ही बदल जाता है अल्टरनेट करंट में। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। घरेलू विद्युत आपूर्ति में एसी अल्टरनेट करंट कितना होता है? तो 50 हर्ज पे आता है। हम लोग के घरों में जो बिजली आती है 50, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ सही है सही है, 50 हर्ट्ज में ही आती है। नेक्स्ट है कि भारत में उत्पादित एसी कितने समय पश्चात अपनी दिशा बदलती है? तो 1/100 सेकेंड में बदल लेती है। 1/100 सेकेंड में ही दिशा अपनी बदलते रहती है, इसलिए हम लोग को भुकाता हुआ बल नहीं दिखता है। जनित्र यानी डायनामो किस प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करती है? तो दोनों तरह का। सी आंसर दीजिए। जनित्र दो तरह का होता है, एसी और डीसी दोनों तरह के उत्पन्न करने वाला होता है जनरेटर। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑर्स्टेड ने किया था। बात समझे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गड़बड़ पूछ रहा है आपसे। तो पहला है चुंबकीय क्षेत्र का सतत बंद वक्र है, सही है। मतलब किसी भी मैग्नेट से जो चुंबक निकलता है वो बंद वक्र होता है, तो हाँ ऐसे है, पूरा पूरी होता है। कभी सुना है कि यहाँ तक आके चुंबकीय क्षेत्र रुक गया हो? नहीं, है पूरा यहाँ जाके कंप्लीट करता है। पहला तो क्लियर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी में जाती है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है, गलत बात है, यही आंसर हो जाएगा, कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। हाँ, धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है। गौर से सुनिए, धारा का दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो मैक्सवेल के बाम हस्त के नियम से, बाएं हस्त के नियम से मिलता है, राइट हैंड से नहीं, बाएं हाथ के नियम से मिलता है। देखिए सी और ए दोनों आंसर हो जाएगा 11 का, क्योंकि दोनों में सेम लिखा है, मैक्सवेल के बाम हस्त नियम से, मैक्सवेल के बाम हस्त नियम से, दोनों सेम ही चीज है। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट एक मिनट। यहाँ मैक्सवेल और फ्लेमिंग है, दोनों दो चीज़ है, आपको ध्यान रखना होगा। फ्लेमिंग वाला आंसर दीजिएगा, फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम, मैक्सवेल से नहीं, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके हम आपको समझाना चाहते हैं ये पॉइंट को, क्योंकि यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन है। देखिए पहली बात जानिए कि मैक्सवेल का बाएं हाथ का नियम जैसा कोई नियम ही नहीं है, ठीक है, इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं करता। मैक्सवेल ने दक्षिण हस्त नियम दिया था। मान के चलिए ये आपका अंगूठा है और आपका उंगली ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, अंगूठा अपने ऊपर की उंगली घुमा हुआ है। तो इन्होंने ये बताया कि अगर ऐसे विद्युत धारा जा रहा है ऊपर की तरफ, तो जो बिजली उत्पन्न हो, मतलब बल उत्पन्न होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा ऐसे ऐसे गोल गोल उत्पन्न होगा अपनी उंगली के डायरेक्शन में, जैसे आपका उंगली है। बात समझे। ये है आपका मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यही मात्र एक नियम है इनका, इनका और कोई नियम नहीं है। अब आइए महालफड़ा वाला बात, जो कि यहाँ पे है। फ्लेमिंग का एक बाएं हाथ का नियम है, एक दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, लमसम लोग दाएं हाथ से काम करते हैं, तो दायां हाथ में ज़्यादा पावर होता है, बायां हाथ में कम पावर होता है। तो आज के बाद माइंड में बैठा लीजिए, फ्लेमिंग का दायां हाथ दक्षिण हस्त मतलब ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, बायां कम ताकतवर चीज़ है। मतलब बायां वही काम करता है जो दायां कहता है। अब समझिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके माइंड में ये चीज़ बैठना चाहिए, तो कन्फ्यूज होते रहिएगा। शायद आज तक क्लियर नहीं हो पाया, लमसम स्टूडेंट का क्लियर ही नहीं रहता है, आज के बाद लेकिन क्लियर रहेगा। देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है ना, ये जनित्र से रिलेटेड है, जनित्र, जनित्र बिजली जहां से उत्पन्न होता है, डायनमो या जनित्र, ध्यान रखिएगा। अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। देखिए जनित्र, ये जो है जनित्र से रिलेटेड है, जनित्र जनित्र या डायनमो, क्योंकि बिजली उत्पन्न होता है तो बिजली उत्पन्न दायां हाथ से होगा, दायां हाथ में ज़्यादा पावर है, लेकिन बायां हाथ जैसा दायां हाथ का था वैसा चलता है, तो ये मोटर से रिलेटेड है, मोटर। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, जो छोटा वाला हाथ है हमारा, बाएं हाथ में मोटर से संबंधित है।
और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम जनित्र से संबंधित है। क्लियर हो रही है बात? समझाऊँ आगे क्या मैं आपको अब? देखिए, जनित्र में कहा जाता है कि अंदर में जब हम चुंबक को मूव कराते हैं, बात समझे? तो क्या होता है कि एक बिजली उत्पन्न होता है। चुंबक मूव करने से क्या होता है, बिजली उत्पन्न होता है, जो उसके अंदर तार लगा रहता है, तो उससे बिजली उत्पन्न हो जाता है, जो जो यूज़ हम लोग करते हैं। लेकिन फ्लेमिंग के बाएँ हाथ नियम कहता है कि मोटर के अंदर जब हम कॉइल को घुमाते हैं, जब मोटर के अंदर हम सॉरी मैं उल्टा लगता बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए ज़रा। जब कॉइल घूमता है ना, सॉरी कॉइल घूमता है तो बिजली उत्पन्न होता है, लेकिन जब चुंबक घूमता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो वही मैं कह रहा था कि मोटर में क्या होता है कि काम करता है, जब विद्युत धारा देते हैं तो अंदर में मैग्नेट होता है, जो मैग्नेट मूव करने लगता है और ये काम करता है। तो बस इतना याद रखना है कि कौन क्या चीज़ से आधारित है। तो बाएं हाथ का नियम मोटर पर आधारित है, दायां हाथ ज़्यादा मजबूत है, ये ज़्यादा काम करता है, इसलिए बिजली उत्पन्न करने का सिद्धांत इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय बल लगता है? बल लगता है, फ्लेमिंग ने बताया था। कौन बताया था? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर मैं गलत थोड़ा बता दिया हूँ। इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। पहली बार एम्पियर थे जो बताए थे धारावाही चालक पर चुंबकीय बल क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बल बनता है, एम्पियर आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? तो 113 का आप जवाब देंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम। देखिए चुंबकीय, गौर से चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से जानी जाती है। तो इसका क्या रहा? फ्लेमिंग बाम हस्त नियम। ठीक है, ये जो प्रश्न है इसमें कह रहा है दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। अब देखिए मैं एक ट्रिक दिया था, दिक् परिवर्तक रेक्टिफायर जब लगा रहता है, एक तो था स्लिप रिंग और एक था रेक्टिफायर। सर्पी वलय, स्लिप रिंग, इसका एक ट्रिक दिया था। 114 का आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट करेंट डीसी। देखिए स्लिप रिंग, इसका ट्रिक था स्लिप रिंग, ये था अल्टरनेट करंट वाला। आपको पता होगा अल्टरनेट करंट क्या होता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर पर, जैसे 1/100 सेकेंड के अंतर में ये अपना क्या करते रहा, चेंज करते रहता है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अल्टरनेट करंट अल्टर तरीका से चलता है, अल्टरनेट करंट। तो स्लिप रिंग, स्लिप रिंग आप इसको लिखेंगे तो एस से लिखेंगे सांप के जैसा। अल्टर कौन चलता है? सांप चलता है ऐसे ऐसे करके, टेढ़ा बेखा, टेढ़ा मेढ़ा। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि एसी करंट कहाँ पे, एसी करंट में क्या लगा रहता है? तो उसमें लगा रहता है स्लिप रिंग। और डायरेक्ट करंट डीसी करंट वाला में लगा रहता है दिक् परिवर्तक, जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट एसी करंट होती है, 220 वोल्ट अल्टरनेट करंट हम लोग के घरों में आती है। कहा जा रहा है आगे कि विधुनमय तार, जिसको लाइव वायर होते हैं, ये लाल रंग का होता है। ठीक है, और काला रंग का होता है आपका ठंडा वाला वायर, और अर्थिंग वायर हरा रंग का होता है। काला होता है ठंडा वाला वायर, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और हल्का वाला जो है अर्थ है, अर्थिंग वायर बोलते हैं हरे वाले को। और ये जो काला है ना, ये बदल सकता है कलर, लेकिन ये दोनों का कलर कभी नहीं बदलता। स्विच स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में लगाया जाता है, जब भी स्विच लगता है तो ठंडा तार में नहीं लगता है। घरेलू वायरिंग में तीन तार होते हैं, गर्म तार, ठंडा, न्यूट्रल, या न्यूट्रल छूट गया, न्यूट्रल, और भू तार। तो तीनों तार का, गर्म तार लाल होगा पहला, लाल, काला रंग का होगा न्यूट्रल, और हरा रंग का भू तार, अर्थिंग वाला तार। सी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? दंड चुंबक में कौन सा एक सही है? तो आंसर सी हो जाएगा कि किसी भी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए चुंबक बनता है।
ये दंड चुंबक है, मतलब छड़ चुंबक। इसको ऐसे आपने काट दिया तो ये अलग चुंबक बन जाएगा, ये अलग चुंबक बन जाएगा। या आप ऐसे है तो ऐसे काट दीजिए, उससे डजन मैटर, ये अलग चुंबक, ये अलग चुंबक बन जाएगा। क्लियर हो रही है बातें, ये सारे क्वेश्चन। 1 घंटा आपका क्लास चल चुका है, आधा घंटा मुश्किल से और क्लास चलेगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके बीच में क्लियर करके रख चुका हूँ। दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं किया जा सकता है। तो चुंबकीय उत्तर दक्षिण में पता लग सकता है, चुंबक का ध्रुव पता कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हैं आप, लेकिन आप उससे उसकी शक्ति चुंबक का नहीं पता कर सकते। सी आंसर हो जाएगा, शक्ति का पता नहीं चलता है। दिक् सूचक क्या होता है? एक ऐसे घड़ी जैसा होता है जिसमें ऐसे लगा रहता है एक, जो कि नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करते रहता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय है तो अभिसारी अपसारी एक दूसरे के समांतर और प्रतिच्छेद। एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो समांतर होगा, बात समझे, चुंबकीय क्षेत्र का, तब एक जैसा वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा। नेक्स्ट करा, किसी यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाएगा परिणामी ध्रुव। इन दोनों को मिलाकर जो बना हुआ होगा उसको परिणामी ध्रुव बोलेंगे। वैसे तीसरा ध्रुव करके कुछ होता नहीं है। पृथ्वी पर बहुत बड़ा चुंबक, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा को रहता है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का, नॉर्थ और साउथ। लेकिन इसके बीच में कुछ कोण बनता है, आई थिंक 18 डिग्री का कोण बनता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और ध्रुव है जो पृथ्वी का, इसके बीच में 18 डिग्री बनता है। ऐसे आगे है क्वेश्चन, मुझे भी कंफर्म नहीं है, ऐसा 18 डिग्री आई थिंक, मुझे जैसा माइंड रिकॉल कर पा रहा है। लोहा का क्यूरी ताप क्या है? मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे लोहा को गर्म करने के बाद उसका सारा टेम्परेचर वाला गुण खत्म हो जाएगा। तो 575 76 के करीब में है, 575 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा करिए, 780, माफ़ी चाहते, 576 नहीं, 775 से लेकर 780 के बीच रहता है, यही है 780। नेक्स्ट है कि चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? तो पंखा में भी चुंबक है, बुलाने की घंटी में भी है और धुलाई मशीन में भी। उपयुक्त सभी आंसर डालिए, सभी में चुंबक है। आ गया क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला था, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। करा विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो ये सभी डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। ये होता है 0 डिग्री नति कोण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जेन्स का नियम क्या है? जेन्स साहब ने जो नियम दिया था ये है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम है, जेन्स का नियम। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर के बारे में कहिएगा, एसी वोल्टता को हटाने बढ़ाने में उपयोग करता है, यही है। एसी वोल्टता अल्टरनेट करंट को क्या करता है? बढ़ाने या घटाने का काम ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो आधारित है वो याद रखिएगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर है, चुंबकीय प्रेरण पर मत मारिएगा, चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा, अन्योन्य प्रेरण पर सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट है आपका कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो आंसर दीजिएगा नर्म लोहा। क्रोड जो बना हुआ होता है, ध्यान रखिएगा ये शब्द क्रोड, क्रोड वो नर्म लोहा का बना होता है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर की बात हो गई, तो थोड़ा देर एक बार कुछ देर पहले मैं ट्रिक दिया था आपको, बायां हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से चलता है और दायां हाथ से जितने भी जनरेटर है वो चलता है। तो 131 का जवाब आपका क्या निकल के आएगा? वैसे नियम पूछे तो लेंज का नियम आप देंगे, ठीक है। 131 का जवाब रहेगा लेंज का नियम, याद रहेगा क्या? नेक्स्ट है डायनमो विद्युत जनित का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित का कार्य करने का यदि सिद्धांत पे बात करिएगा, यहाँ पे तो आंसर ही नहीं है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, ठीक है। एक वो किसी को चेंज कर लीजिए, इसको कर दीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण। विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो विद्युत मोटर होता है, ये मैं बता दिया था, फिर से एक बार जान लीजिए। ये सॉरी, ये हो जाएगा लेंज के नियम पे काम करता है विद्युत मोटर।
लेकिन डायनमो जनित्र की बात करेगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कर लीजिए इसको, प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ये काम करता है, ठीक है। ये कह रहा है डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डायनमो का आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को क्या चीज में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा में डायनमो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा देर पहले ही बताया, जनित्र बनाने में किया जाता है प्रयोग इसका, या हम कह सकते हैं इसी को, जनित्र को क्या? डायनमो। निम्नलिखित कथनों को कौन सा असत्य है? इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछ रहा है, गड़बड़ कौन है सो पूछ रहा है। किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, पहला सही है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज श्रेष्ठ ऑर्स्टेड ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रभाव का बात किया जाए तो ऑर्स्टेड ने। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होगा। क्यों? क्योंकि चुंबक के पास रखिएगा तो उसका एक अपना नॉर्थ साउथ है, इसीलिए डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये भी सही है, सारी बात सही है अभी तक। तो डी तो गलत होगा ही, यही आंसर हो जाएगा कि किसी विद्युत धारा के पास आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। गलत बात है, विद्युत धारा के पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यही तो खोजा था अर्स्टेड ने पहली बार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ मोटर से संबंधित है। देखिए विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो, फिर से सुनिए, विद्युत चालक में चालक बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो। नेक्स्ट है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो लाजमियन उत्तर की तरफ करती है, तभी तो उत्तर दक्षिण हम लोग पता कर पाते हैं। चुंबकीय सुई में ना एक ही कांटा होता है, ध्यान रखिएगा, जो नॉर्थ बताता है। यह है कि वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है उसको डी मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। चुंबक को अचुंबक कर दिया जाता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की दक्षता का अनुपात किस माध्यम में होता है? क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं पारगम्यता के नाम से जानते हैं, पारगम्यता। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक स्थिर चुंबक उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण दर्शाएगी। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, अस्थायी चुंबक का बात कर रहा है, परमानेंट। इसका हो जाएगा फेरोमैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेटिक पदार्थ बोलते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकी रहती है? तो हो जाएगा उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? तो चुंबकीय उत्तर की ओर इंगित करता है। एक मिनट रुक जाइएगा, और भी ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये होगा आंसर, उससे बेहतर ये है कि चुंबकीय उत्तर चुंबकीय दक्षिण इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो पीतल हो जाएगा अचुंबकीय पदार्थ, इसमें चुंबक नहीं चिपकता है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि इसकी अधिक धारण क्षमता है। एक तो लेट से चुंबक बनेगा स्टील, लेकिन जब बन जाएगा तो खतरनाक वाला चुंबक बनेगा। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो ये तो बच्चा भी बता देगा, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय तो ऑक्सीजन मारिएगा, वो भी द्रव लिक्विड वाला ऑक्सीजन होता है अनुचुंबकीय, ये चीज ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा हो जाएगा यहाँ ऑप्शन के हिसाब से। चुंबकीय अवनत्तर और भौगोलिक अवनत्तर के बीच के कोण को क्या नाम से जानते हैं? चुंबकीय अवनत्तर और भौगोलिक अवनत्तर, इसी को हम लोग जानते हैं दिक्पात कोण के नाम से। चुंबकीय दिक्पात कोण बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, कोबाल्ट, निकल, एल्युमिनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रति चुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक है? लोहा, निकल, बिस्मथ या कोबाल्ट? आंसर क्या जाएगा? ये बिस्मथ जाएगा। बिस्मथ जो है यह प्रति चुंबकीय पदार्थ है। बात समझ में? डायमैग्नेटिक का मतलब ये सब में चुंबक चिपकेगा, इसमें चुंबक
नहीं चिपकेगा, चिपकेगा, सो कहना चाह रहे हैं। एक शक्तिशाली चुंबक, आंसर हो जाएगा केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है, किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। ये ध्यान रखना, प्रतिकर्षित नहीं करता है चुंबक। अब आप कहिएगा कि सर नॉर्थ नॉर्थ तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है ना, इसकी बात नहीं कर रहे। पदार्थ और एक चुंबक एक पदार्थ के बीच का वो बात है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण के नाम से क्या जानते हैं? उसको बोलते हैं नमन कोण। क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है चुंबकीय सुई, वो नमन कोण के नाम से जाना जाता है। और 0 डिग्री होता है किसी चुंबकीय विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई का जो नमन कोण होता है 0 होता है। आगे कहता है किसी चुंबकीय पदार्थ को भी चुंबकीय किया जा सकता है, गर्म करके, हथौड़े से पीट कर। ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका। बस हथौड़े से पीटेंगे तो भी भी चुंबकीय हो जाएगा, और गर्म करके भी। तो 154 का दे दीजिए दोनों आंसर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव ये बताने वाले सबसे पहले कौन थे? इनका नाम था ऑस्टेड। और ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? देखिए अभी हमने बताया था आपको विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। अब उससे थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। ध्रुव पर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर 0, तो यहाँ जाके 90 डिग्री हो जाएगा। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाएगी? भौगोलिक अक्ष से पूछ रहा है चुंबकीय सुई। दिमाग लगा के जवाब देकर मुझे बताइए जरा। आप कहिएगा बड़ा आसान है सर, 18 डिग्री का कोण बनाती है। ये है पृथ्वी का अक्ष, और ये है नॉर्थ और साउथ। किस किस चीज़ का है ये चुंबक का। इसके बीच में 18 डिग्री का कोण बनता है। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय सुई का अक्ष। नेक्स्ट है कि अस्थायी चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है? अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो इस्पात आंसर दे दीजिए। इस्पात का अस्थायी चुंबक बनता है। कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा नहीं, इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो ये नर्म लोहा का बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहा का। नेक्स्ट है आपका विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों? विद्युत चुंबक जब भी बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे का, क्योंकि बहुत जल्दी धारण क्षमता है, बहुत जल्दी छोड़ भी देता है। तो 160 का आंसर खुद सोच लीजिए, क्या आंसर बी देना सही रहेगा कि अधिक चुंबकीय प्रकृति और कम धारण क्षमता। मतलब अभी आपने चुंबक बना दिया, इसका थोड़ा देर में जैसी लाइन हटाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये फिर चुंबक का काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि चुंबक बन गया तो चुंबक ही बना रहेगा। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो 2 नया चुंबक बन जाएगा। दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो उसके किनारों पे, कोरों पे। किनारा कोर एक ही हुआ। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य भाग में होती है। ये चुंबक है तो सबसे ज़्यादा यहाँ यहाँ पावर होता है, बीच में कम होता है चुंबक का पावर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, गलत बताना है। पर ऑप्शन औषधि या डी, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते नहीं होते हैं। ये चुंबक है इतना बड़ा, आप इसको यहाँ से तोड़ दीजिए, अब ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ, दो चुंबक बन जाएगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग नापते हैं गॉस से। चुंबकीय क्षेत्र को क्या चीज़ से नापेंगे? गॉस से। टेस्ला भी है। चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लास्क पूछ रहा है, फ्लास्क। तो इसका आंसर क्या देना सही रहेगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए इसको ट्रिक से याद कीजिए, भूलिएगा नहीं ऐसे। देखिए चुंबकीय फ्लक्स है, फ्लक्स माने फॉक्स, फॉक्स मारना, फोकस सुने हैं, फोकस पर पूरा फ्लक्स मारा हुआ एकदम फोकस में। तो अब आप गायक याद कर लीजिए, बेबर। बेबर जो बहुत अच्छा गायक है, तो फ्लक्स मारते रहता है। नेक्स्ट है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा लौ चुंबकीय नहीं है? लौ चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कोबाल्ट, निकल, लोहा, तांबा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन है, द्रवित ऑक्सीजन। लौ चुंबकीय क्या है? लौ चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? क्लियर हो गई? लौ चुंबकीय पदार्थों के भीतर
परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचना को क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं। आपके ऑप्शन ए रहे तो इसको बोलते हैं डोमेन। एक डोमेन में परमाणु की संख्या पूछ रहा है कितना होता है, तो एक डोमेन में परमाणु की संख्या होता है 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 21 के बीच रहता है। विद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर होता है। अब यहाँ एगो चीज समझिएगा जरा, ये रहा बैटरी, ठीक है, इसमें दो चीज है, और ये रहा इलेक्ट्रोलाइट। मैं बैटरी अलग तरीका से बना देता हूँ, एक ऐसे कर देता हूँ। बैटरी में होता है ना, इसमें वायर कनेक्ट करते हैं आप, और एक वायर इसमें कनेक्ट करते हैं, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर हम 2 गो छड़ लगाते हैं, तो दोनों जगह कंडीशन साफ चेंज होता है। अगर ये बैटरी है तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो बैटरी का जो प्लस होता है उसको कैथोड बोलते हैं, माइनस को एनोड। अभी क्वेश्चन विद्युत अपघट्य का है, इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसमें उल्टा होता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस वाला को कहेंगे एनोड। अरे यार मेरा मेहनत बेकार हो गया, कोई नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से बना लेते हैं। एक बैटरी ये रहा, इलेक्ट्रोलाइट, ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, ये प्लस रहा, ये माइनस रहा, ये है कैथोड बैटरी में, कैथोड, और इसमें कैथोड ये रहा माइनस वाला, इसमें एनोड माइनस रहा, तो इसका एनोड प्लस वाला रहा। यहाँ पे कैसे याद रखा जाए समझिए जरा, देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव वाला को कहा जाता है आपको कैथोड, और इसको एनोड, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में उल्टा होता है। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, बैटरी में होता है कैथोड, प्लस वाला को बोलते हैं और माइनस वाला को एनोड बोलते हैं। इसका एक आसान तरीका ये याद रखने का कि बैटरी है, एक प्लस है, माइनस है, एक प्लस है। माइनस वाला हमेशा सिर्फ माइनस से बना होता है, स्टार्टिंग होता है। माइनस को देखेंगे ना तो सिर्फ डंडा डंडा खींच कर बनता है एनोड, एक डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, माइनस ही लिख के बनता है एनोड, ठीक है। और कैथोड लिखेंगे आप तो ऐसे करके लिखेंगे, एनोड लिखेंगे तो सिर्फ माइनस माइनस से लिखाता है एनोड, तो माइनस एनोड कैथोड प्लस। और अगर बैटरी का याद है तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट का हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें आपसे कैथोड पूछ रहा है, तो बैटरी का कैथोड प्लस होता है, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं है, कोई बात नहीं, इसके हिसाब से आंसर दे लेते हैं। इसका हो जाए ऑक्सीकरण। कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, क्योंकि कैथोड क्या होता है? माइनस होता है, ध्यान रखिएगा बैटरी में। 96,500 कूलम विद्युत धारा यहाँ है, थोड़ा इसको सही करना है, CuSO4, CuSO4 करने पर मुक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा 31.76 ग्राम कॉपर मुक्त होता है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तो इथाइल अल्कोहल में नहीं होगा, ये सभी में हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल को छोड़कर विद्युत धारा। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो सेशन हम लाने वाले हैं बहुत ही काम का लाने वाले हैं, क्योंकि एक लास्ट चैप्टर बच गया है, और वो चैप्टर देख लीजिए ज़रा, वो चैप्टर हीट है। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि हीट चैप्टर के लिए एक बार ज़रूर आइएगा फिर से, क्योंकि हीट में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं इसी तरह, और वो बहुत ही काम के होंगे, क्योंकि इस चैप्टर को कोई उतना ध्यान नहीं देता और ये बहुत काम का है। यहीं से बहुत कुछ आपको कंडक्शन इंडक्शन सब चीज़ हम समझाएंगे, तो इसमें भी हम क्वेश्चन लेके अच्छा खासा आ रहे हैं आपके बीच, अंडरस्टैंड। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाबा, थैंक यू। सब्सक्राइब करके चैनल बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ज़रा।